Hello everyone, welcome back to my channel. This is Smriti and I hope you people are doing good. आज के सेशन में हम DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल टॉपिक को कवर करेंगे. सो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. DNA स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट. ये आपकी DNA की फुल फॉर्म है. इट स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. अलॉन्ग विद दैट हमारा DNA इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. इसका मतलब DNA के अंदर आपके शुगर्स प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है और फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है. सो ऑल थ्री, दैट मीन्स योर शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, दैट मीन्स प्यूरिन्स एंड पैरामिडीज, और उसके साथ साथ जो फॉस्फोरिक ग्रुप है वो तीनों मिला के हमारा न्यूक्लियोटाइड बनता है. और हमारा DNA एक रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से बनता है. यानी इस तरीके से अगर DNA स्ट्रैंड्स हैं तो वहाँ ऐसे रिपीटेडली जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं जिसको हम DNA बोलते हैं. आफ्टर दिस जो DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं. वो प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक ने. जो उन्होंने अपनी स्टडी बेस करी थी वो फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने जो अपना एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेस पर DNA का स्ट्रक्चर दिया था उसी का एक एडवांस्ड फॉर्म इन्होंने यानी वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द DNA के फॉर्म में दिया था. बाकी अगर आपको इसकी डिटेल्ड स्टडी चाहिए DNA के स्ट्रक्चर के बारे में या DNA के और जो ओवरऑल स्टडी करी गई एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेस पे या ओवरऑल अगर आप DNA का स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो इसके लिए प्रीवियसली मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना करके चैनल पे डाल रखा है. आप वहाँ जा करके इसको डिटेल में समझ सकते हैं. इसके बाद सर्टेन प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक जेनेटिक मटीरियल शो करता है. आइए अब उसको एक एक करके कवर करते हैं. सबसे पहला, कोई भी अगर एक जेनेटिक मटीरियल है यानी चाहे वो DNA है या RNA है वो रेप्लिकेट करना चाहिए यानी वो मल्टीप्लाई करना चाहिए. अगर जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई कर पा रहा है तो दैट मीन्स वो सूटेबल है क्योंकि वो पास ऑन कर दिया जाएगा यानी प्रोजेनी जो आ रही है वो उसमें कैरी आउट कर दिया जाएगा. इसके बाद जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल है इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल यानी उसको स्ट्रक्चर वाइज और केमिकली दोनों ही स्टेट में उसको स्टेबल होना ज़रूरी है. अगर वो ईजिली से टूट जाएगा, ईजिली अगर उसको ब्रेक कर सकें तो जो गैमीट फॉर्मेशन है उस दौरान डिफ़िकल्टीज क्रिएट होंगी. तो केमिकली और स्ट्रक्चरली दोनों ही स्टेज में आपका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको स्टेबल होना ज़रूरी है. इसके बाद इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स यानी मेंडल के जो लॉज दी गई थी, जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ जो 3 दी गई थी, दैट इज डोमिनेंट, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो मेंडेलियन कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, जैसे डोमिनेंट आपके एलीलीज होते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल, रेसेसिव एलीलीज होते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल. तो इस तरीके के एक जो एक्सप्रेशंस हैं उसको अगर कोई भी जेनेटिक मटेरियल दे पा रहा है तो वो आप उसको काउंट, कोई भी चीज़ अगर दे पा रही है तो आप उसको एज ए जेनेटिक मटेरियल काउंट कर सकते हैं. इसके अलावा जो भी जेनेटिक मटेरियल है इट शुड बी एबल टू म्यूटेट यानी अगर उसमें किसी तरीके की म्यूटेशन क्रिएट करी जा सकती है तो वो आप उसको एज ए जेनेटिक मटेरियल ईजिली से काउंट कर सकते हैं. सो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कोई भी जेनेटिक मटेरियल शो करता है. इसके बाद बात करते हैं आज के मेजर टॉपिक के बारे में जो है एविडेंसेस, जहां हम प्रूव करेंगे कि DNA एक्ट करता है एज ए जेनेटिक मटेरियल. सो सबसे पहला एविडेंस आता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का जो ग्रिफिथ ने दिया था या जिसको हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं. सो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट जैसा मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करा, ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था यानी कंडक्ट करवाया था इन 1928 में. इसके अलावा इन्होंने इसमें कुछ मेजर चीज़ें को फाइंड आउट किया था. तो आइए अब उसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो मैंने आपके साथ कवर करा कि 1928 में आपके जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ हैं उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करवाया था. और इस जो एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कंडक्ट कराया उसको जो उन्होंने कम्प्लीटली डिमॉन्स्ट्रेट करा, तो डिमॉन्स्ट्रेशन में यानी पूरे एक्सपेरिमेंट के ख़त्म होने के बाद उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला उसमें उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जो भी बैक्टीरिया है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन कर दी जाती है दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, राइट. ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो ग्रिफिथ का कंक्लूजन था आफ्टर परफॉर्मिंग द एंटायर एक्सपेरिमेंट. सो आइए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान देखी थी और क्या क्या इन्होंने परफॉर्म किया था. सबसे पहले बात करते हैं ग्रिफिथ ने, देखिए 2 स्ट्रेन्स लिए थे ग्रिफिथ ने. 2 स्ट्रेन्स लिए थे बैक्टीरियम किसके, आपके स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के. ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के क्या लिए थे बेटा, 2 स्ट्रेन्स लिए थे, राइट. ये 2 स्ट्रेन्स लिए थे. एक तो था आपका S टाइप और एक था आपका R टाइप.
राइट। 2 स्ट्रेन्स लिए थे किसके, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के, जो कि एक बैक्टीरियम है, और उसके 2 स्ट्रेन्स इन्होंने बनाए, एक तो स्मूथ यानी एस टाइप, और एक बनाया उसका आर यानी रफ स्ट्रेन या रफ टाइप, आर टाइप कह लीजिए, आर स्ट्रेन कह लीजिए, एस स्ट्रेन या एस टाइप कह लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो उन्होंने 2 स्ट्रेन्स लिए, एस स्ट्रेन और आपका आर स्ट्रेन। जहाँ एस स्ट्रेन आपका स्मूथ था क्योंकि उसकी अपीयरेंस या कह लीजिए उसकी अपीयरेंस स्मूथ थी क्योंकि उसके ऊपर आपके पॉलीसेक्राइड कैप्सूल प्रेजेंट था, और ऑन दी अदर हैंड जो हमारे आर स्ट्रेन्स थे यानी जो रफ स्ट्रेन्स थे वो आपके लैक कर रहे थे किसी भी तरीके का कैप्सूल, तो इस वजह से उनकी जो अपीयरेंस थी वो ओवरऑल रफ अपीयरेंस थी, इसलिए इनका नाम आया एस स्ट्रेन यानी स्मूथ स्ट्रेन, एंड आर स्ट्रेन्स दैट मीन्स रफ स्ट्रेन। इसके बाद कवर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इन 2 स्ट्रेन्स के साथ इन्होंने परफॉर्म करवाई। देखिए, सबसे पहले इन्होंने जो 2 स्ट्रेन्स बनाए थे यानी एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन, उसको लेकर के इन्होंने 4 माइस के अंदर डिफरेंट प्रिपरेशंस के साथ इंजेक्ट किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, आपका आर स्ट्रेन को लिया और आर स्ट्रेन को एक हेल्दी माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। इस कंडीशन में जो हेल्दी माइस था, क्योंकि आर स्ट्रेन, अच्छा एक और चीज़ इससे पहले मैं आपको ये कवर करना भूल गई थी कि जो हमारा एस स्ट्रेन है इस केस में वो आपका वर्युलेंट है इन नेचर, और जो आपका आर स्ट्रेन है वो इस केस में आपका नॉन वर्युलेंट रहने वाला है, यानी एक तो बीमारी करेगा और एक बीमारी नहीं करेगा, यानी एक टॉक्सिक है, एक पॉइजनस है, और एक बिल्कुल भी टॉक्सिक या पॉइजनस नहीं है। सो आपका जो आर स्ट्रेन है, राइट, जो रफ स्ट्रेन है वो आपका नॉन वर्युलेंट है यानी वो हार्मलेस है। सो इस वजह से जो जब इन्होंने एक आर स्ट्रेन को एक हेल्दी माउस में इंजेक्ट किया तो माइज रिमेन अलाइव्ड। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। इसके बाद मैंने आपको बताया जो इनका एस स्ट्रेन था, एस स्ट्रेन कैसा था, वर्युलेंट था इन नेचर में, तो डेफिनेटली जब इसको किसी भी हेल्दी माउस के अंदर, माइस के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा तो माइस क्या करेगा, डाई कर जाएगा, तो इसलिए इस कंडीशन में माइस दे डाई, यानी जो माइस इन्होंने लिया था वो मर चुका था। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड कंडीशन इन्होंने क्या किया, थर्ड कंडीशन में इन्होंने एक हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, यानी एस स्ट्रेन तो लिया जो कि वर्युलेंट नेचर का था, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं वर्युलेंट नेचर का था, जिसकी वजह से माई क्या कर रहा था, मर रहा था, वो डाई कर रहा था। लेकिन इसी एस स्ट्रेन को इन्होंने अब क्या कर दिया, इसको इन्होंने हीट किल कर दिया। हीट किल होने की वजह से क्या हुआ, इसका जो वर्युलेंट नेचर था वो मॉडिफाई हो गया, वो चेंज हो गया, और आपका जो माइस था इट रिमेन्ड अलाइव्ड। राइट, ये इसका तीसरा कंडीशन था। देखिए, पहली कंडीशन में इन्होंने जो आर स्ट्रेन लिया था वो नॉन वर्युलेंट था, माइस रिमेन अलाइव्ड। एस स्ट्रेन जो लिया वो वर्युलेंट था तो माइस डाई कर गया। इसके बाद जो उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, इसमें चेंजेस आ गए, स्ट्रेन में चेंजेस आ गए, तो माइस इस कंडीशन में क्या हो गया, अलाइव रह गया। लास्ट कंडीशन जिन्होंने ली उसमें इन्होंने एक मिक्सचर क्रिएट करा, जिसके अंदर इन्होंने एक हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ साथ आपका लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, यानी हीट किल्ड स्ट्रेन जो ये वाला है इसके साथ साथ इन्होंने ये वाला स्ट्रेन को मिक्स कर दिया। राइट, अब आप देख रहे हैं इस कंडीशन में भी माइस अलाइव था, इस कंडीशन में भी माइस अलाइव था। राइट, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं माइस क्या हो गया, माइस डाई कर गया। इसका रीज़न क्या था, देखिए इसका जो कंक्लूजन ग्रिफिथ ने निकाला उसके अकॉर्डिंग, यानी जो की फाइंडिंग थी इसकी वो ये आई अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ कि जो आर स्ट्रेन थे, राइट, जो आर स्ट्रेन थे उन्होंने आपके एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की जो वर्युलेंट ट्रेट था उसको एक्वायर कर लिया था। क्या करा, जो वर्युलेंट ट्रेट था किसका, आपके एस स्ट्रेन का, उसको आर स्ट्रेन ने या आर टाइप के जो रफ जो टाइप का स्ट्रेन था उसने क्या कर लिया था, एक्वायर कर लिया था, जिसकी वजह से जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो माइस हो गया वो कैसा रह गया, वो डाई कर गया। सो ये ओवरऑल एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया था, और इन दी एंड उन्होंने ये कंक्लूड किया कि भाई बैक्टीरिया क्या कर सकता है, बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करवाया जा सकता है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है उसको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करवाया जा सकता है। ये इनका क्या था, मेजर कंक्लूजन था ऑफ द ओवरऑल एक्सपेरिमेंट। सो होपफुली ये आपको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एविडेंस पे, जो आपके ग्रिफिथ से ही इन्फ्लुएंस्ड हैं, जो आप यानी जो आप अभी हमने जो कवर किया था आपका ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, उसी को फर्दर क्या बोलना चाहिए, बेस बना करके एक और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया गया था, जो आपके किसने दिया, हार्शी एंड चेज ने दिया था। राइट, यानी उन्होंने भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को ही उन्होंने प्रमोट किया था, एक और अनदर परफॉर्मेंस या प्रैक्टिकल को डिमॉन्स्ट्रेट करके। राइट, एक और एक्सपेरिमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करके। देखिए यहाँ इन्होंने क्या किया था, ये सबसे पहले तो आपको इनका ईयर ध्यान में रहना, ये आपका 1952 में इन्होंने परफॉर्म किया था।
ये एक्सपेरिमेंट। इसके बाद इनका भी यही मोटिव था कि ये प्रूव करना चाह रहे थे कि भाई जो डीएनए है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है। तो इसी को इन्होंने एविडेंस बनाने के लिए, इसी को बताने के लिए उन्होंने एक एविडेंस दिया था, जहां इन्होंने बैक्टीरियोफेज को इस्तेमाल करके अपना एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। अब कवर करते हैं कि क्या क्या इनका एक्सपेरिमेंट में चीज़ें थी। देखिए, जैसा कि आप यहाँ फिगर में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर हर्शे एंड चेज ने अगेन 2 तरीके के फेजेस लिए थे। एक को उन्होंने लेबल किया, रेडियो लेबल किया, किससे? फॉस्फोरस से, 32 आइसोटोप वाला। और यहाँ इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो लिया था वो सल्फर का लिया था 35। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ तो देखिए इन्होंने डीएनए को लेबल किया है, लेकिन यहाँ इन्होंने किसको किया है? प्रोटीन कोड को लेबल किया है। प्रोटीन कोड मतलब जो उसका अपर कोट है, इसको प्रोटीन, इसको क्या करा है? इसको लेबल किया है। अब ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि देखिए बैक्टीरिया का जो, बैक्टीरिया भी नहीं, जो डीएनए है, बेसिकली डीएनए के अंदर क्या होता है? फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है बेटा। इसलिए इन्होंने जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को लेबल किया वो डीएनए के साथ ही लेबल करवाया। ऑन दी अदर हैंड जो प्रोटीन है उसके अंदर आपका सल्फर प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या है, इन्होंने जो कोटिंग कराई, जो रेडियो एक्टिव लेबलिंग कराई, वो इन्होंने यहाँ पे कैप्सूल की कराई, प्रोटीन कैप्सूल की कराई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद क्या करा, इन्होंने अलाउ करा कि ये जो तीनों जो आपके T2 बैक्टीरियोफेजेस थे, देखिए अच्छा इसका दूसरा नाम भी आप ध्यान रखिएगा, इसको T2 बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, T2 फेजेस, सॉरी T2 फेज भी बोल सकते हैं, ऐसे भी आप इसे कह सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो उनके बैक्टीरियोफेजेस थे, इन्होंने अलाउ कर दिया दोनों ही कंडीशन में एक बैक्टीरियम को, जो कि कौन सा था? जो कि आपका था ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई को इन्फेक्ट करने के लिए इनको अलाउ कर दिया गया, या कह लीजिए इनको ई कोलाई को इस जो इन्होंने चेंजेस किए, जो रेडियो एक्टिव लेबलिंग करी, इसके साथ जो बैक्टीरियोफाज जिन्होंने नए तैयार करे उनको अलाउ करा कि भाई वो ई कोलाई को इन्फेक्ट कर दें। एज अ रिजल्ट क्या होता है? देखिए, एज अ रिजल्ट जो इन्फेक्शन था वो डेफिनेटली क्रिएट होएगा, यानी दोनों ही दोनों ही आपके जो फेजेस हैं वो अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करेंगे? पास कर देंगे। देखिए यहाँ भी पास कर दिया गया, ठीक है, और ये यहाँ पर भी देखिए जो रेडियो लेबल था उसको भी पास कर दिया गया। ठीक है, आप इतना ध्यान से तो समझ ही रहे होंगे कि यहाँ भी इन्होंने पास करा इधर, और इधर भी इन्होंने इसको पास कर दिया, यानी इन्फेक्ट करवा दिया दोनों की दोनों ई कोलाई की सेल्स को। देखिए इसके बाद ये क्या करते हैं, इसके बाद इन्होंने एक और चीज़ अलाउ करी थी, वो था कि भाई इन्होंने ब्लेंडिंग करवाई थी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या करा? ब्लेंडिंग करवाई, यानी आफ्टर द फाजेस इन्फेक्टेड द बैक्टीरिया, हर्शे एंड चेज दे यूज्ड अ ब्लेंडर, जिसमें उन्होंने क्या करा? सेपरेट करा दोनों फाजेस के कोट्स को बैक्टीरियल सेल से। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फाजेस के कोट्स हैं या बैक्टीरियोफेज के जो कोट्स हैं उनको अलग कर दिया गया, किससे? पूरी की पूरी सेल से अलग कर दिया गया, ई कोलाई की सेल से अलग कर दिया गया। और सिर्फ यहाँ अंदर क्या बचा? सिर्फ जो जेनेटिक मटेरियल था, जो आपका डीएनए का था, सॉरी जो आपका ये फेजेस का था, अलॉन्ग विद दैट जो बैक्टीरियल सेल का जो अपना जेनेटिक मटेरियल था, सिर्फ वो यहाँ बचा ड्यूरिंग ब्लेंडिंग। जो फेजेस थे उनको रिमूव कर दिया गया, ब्लेंड होने से वो वहाँ से क्या हो गए? रिमूव हो गए सेल की सरफेस के ऊपर से, राइट। थर्ड कंडीशन जो आई, थर्ड कंडीशन में सेंट्रीफिकेशन करवाया गया, यानी क्या करा गया? इसके बाद इन्होंने अलाउ किया कि भाई जो सेंट्रीफिकेशन है, जो सेंट्रीफ्यूज करवाया गया, मतलब बेसिकली सेल्स को, ताकि जो हैवी बैक्टीरिया हैं वो क्या हो जाए? लाइट फेजेस से अलग अलग हो जाए। यानी देखिए क्या करा, यहाँ इन्होंने ब्लेंडिंग कराई, सबसे पहले क्या अलग कर दिया? फेजेस अलग कर दिए, उसके बाद सेंट्रीफिकेशन कराया। सेंट्रीफिकेशन से जो एंड रिजल्ट मिला उससे हमको ये मालूम चला कि भाई सेल के अंदर यहाँ तो फॉस्फोरस आया, लेकिन सेल के अंदर यहाँ सल्फर नहीं आया। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ अंदर कौन है? बैक्टीरिया का जो ई कोलाई है उसका जेनेटिक मटेरियल ही होगा। इस कंडीशन में भी क्या होगा? जो बैक्टीरिया है उसका क्या होगा? बैक्टीरियल जो जेनेटिक मटेरियल है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, वही यहाँ पर प्रेजेंट होएगा। तो दैट मीन्स जो इन्फेक्शन क्रिएट होगा वो कहाँ होगा? वो डीएनए के अंदर ही होगा। यानी जो कोटिंग करवाई जाएगी, जो रेडियो एक्टिव लेबलिंग जो दिखाई दी वो सेल के अंदर दिखाई दी। क्यों? क्योंकि वहाँ डीएनए था इस कंडीशन में और वो फॉस्फोरस से लेबल था। यहाँ क्या है? यहाँ किसी भी तरीके का लेबलिंग जो है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया था, क्योंकि जो आपका डीएनए है वो सल्फर कंटेन नहीं करता है। ऑन दी अदर हैंड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इस कंडीशन में हमने लेबल किसको किया था? डीएनए को फॉस्फोरस से लेबल किया था, इसलिए यहाँ पे जो है रेडियो एक्टिविटी दिखाई दी, क्योंकि डीएनए के अंदर फॉस्फोरस होता है। यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई दी क्योंकि
डीएनए के अंदर सल्फर नहीं होता है। तो यहाँ से उन्होंने एक और प्रूफ दिया कि जो डीएनए है वो ही एक्ट करेगा एज ए जेनेटिक मटेरियल और अपना जो वायरुलेंट नेचर है वो पास करवाएगा, सल्फर पास नहीं करवाएगा, या कह लीजिए प्रोटीन जो है वो पास नहीं करवाएगा। तो डीएनए हियर एक्टेड एज अ जेनेटिक मटेरियल बट प्रोटीन डिड नॉट एक्टेड एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो यही हमको प्रूव करना था, जो हर्श एंड चेज ने उनको बेसिक यही था कि प्रूव करने के लिए कि डीएनए जो है वो आपका जेनेटिक मटेरियल है और आपका जो प्रोटीन है वो किसी भी तरीके का जो प्रॉपर्टी है जेनेटिक मटेरियल की वो शो नहीं करती है। सो ये आपका हर्श एंड चेज का एक्सपेरिमेंट है जो हमने एज अ सेकेंड एविडेंस को यहाँ समझा। सो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा और क्लियर भी हुआ होगा। मिलते हैं अगले सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।